आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो परीक्षा दृष्टि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश PCS में, तो उसका हम परीक्षा दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसमें हम आज पॉलिटी का करेंगे। इससे पहले हमने और भी सब्जेक्ट का किया है PYQ जिसमें अति महत्वपूर्ण है, तो उनका हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो 2023 का पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो इस प्रकार हैं। किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो फरवरी 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन एसर्शन रीजन, कथन और कारण का था ये। तो कथन था किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो स्टेटमेंट जो हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट इसका जो कारण था, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, वो मान भी नहीं सकता है, मान भी सकता है, तो राष्ट्रपति है। तो ये ऑप्शन जो था हमारा बोथ करेक्ट और इसका व्याख्या नहीं है, दोनों सही है और इसका व्याख्या नहीं है, उसका ये है सही। और आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि बदल सकता है कौन? तो संसद बदल सकता है, पार्लियामेंट। ठीक। और नए राज्यों का प्रवेश यानी कि जो वर्तमान में भारत में नहीं है, कोई और आसपास के देशों से जो भारत में प्रवेश जब होगा तो वो आर्टिकल 2 में है, उसका आर्टिकल हमारा 2 में उल्लेख है। ठीक है। जैसे सिक्किम आया बाद में तो वो हमारा आर्टिकल 2 के तहत आया, इससे पहले गोवा आया इंडिया में तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय की व्यवस्था की गई है। जो सदन में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में भी सचिवालय सेक्रेटरीट होते हैं, राज्यसभा में भी सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय होते हैं। तो उसकी व्याख्या जो व्यवस्था की गई है तो आर्टिकल हमारा 98(1) के तहत की गई है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजन किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 98 के तहत। ठीक। और 98(2) में क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं उनकी सेवाओं की शर्तों का विनिमय कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक। पार्लियामेंट है, लॉ बनाकर उसमें स्टाफ अपना भर सकता है और कुछ सेवाओं की शर्तें भी रख सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होना चाहिए? तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी टोटल 5 होते हैं। जो हमारे फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसमें 5 सदस्य टोटल होते हैं, जिसमें से 1 अध्यक्ष होता है और 4 जो सदस्य होते हैं। और जो अनुच्छेद 280(1) है तो उसमें ही फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, यानी कि जो भी फाइनेंस कमीशन है, अभी 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन से हैं? अरविंद पनगड़िया। ठीक। इससे पहले 15वां थे NK सिंह थे। ठीक। तो जो हमारे फाइनेंस कमीशन है तो इसकी सिफारिश राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति संसद में रखता है। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन पहले देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक जो संस्था है, तो ये राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति संसद में देता है। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान की दी थी? तो ये 15 वर्षों के लिए शुरू में भारतीय संविधान में ये दिया था, 15 साल के लिए, कि कोई भी सरकारी कामकाज हो रहा है उसको इंग्लिश भाषा में करना है। ठीक है। अब क्या हुआ कि अनुच्छेद 343(2) के तहत संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों की अवधि के लिए संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी प्रारंभ की गई थी। ठीक। और संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत इसे अनुमति को आगे भी जारी रखा गया है। ठीक है। अब है अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, जो हमारे अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, तो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है। तो किसका उल्लेख है इसमें? अनुच्छेद 118(4) में। और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, वो किस में
उल्लेख है 108 में, जो अनुच्छेद हमारा 108 है उसमें उल्लेख किया गया है कि संयुक्त बैठक आहूत करेगा राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति ये क्या अनुशंसा किए थे? तो द्विस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में किए थे ये। ठीक, और जिला परिषद व गांवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिए थे, यानी कि जो मीडिएटर जो मध्य जो टीयर है उसमें जैसे यूपी में क्षेत्र पंचायत होता है उसी तरह से पंचायत समिति होती है। ठीक, नीचे ग्राम सभा और जिला पंचायत, उसके बाद ये जो होता है मंडल पंचायत होता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था कि बोला था कि राज्य के नीचे जो जनपद होगा प्रथम विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होगा। क्या होगा? जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होंगे। ये अशोक मेहता जो बोले थे, और जो BR मेहता बोले थे 1957 में जो बनी थी कमेटी, तो उसमें ये कहे थे कि जो ग्राम है वही प्राथमिक बिंदु होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कालाक्रम के अनुसार देखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ठीक, संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। अब क्या हुआ? भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि बनकर तैयार हो गया। ठीक, बनकर तैयार हो गया हमारा भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान प्रवृत्त होने की तिथि, लागू कब हुआ भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया हो उस समय क्या होगा? राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जो कार्य होगा वो मान्य होगा। ठीक, तो घोषणा शून्य हुआ है मान लो कि आज, लेकिन उपराष्ट्रपति इससे तो पहले जो भी पिछले दिनों जो भी काम किए हैं उसको तो मान्य होगा ही कि उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, अब अनुच्छेद 71(2) में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय की तारीख को मान्य होंगे, यानी कि जो जैसे उपराष्ट्रपति को आज उसमें शून्य घोषित किया निर्वाचन, तो आज के तारीख का भी उनका कार्य वो भी मान्य होंगे। ठीक, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे कि 100 है विधानसभा, तो इसका 1/3 यानी कि 33 सीट से जो है जो विधान परिषद है उसमें सीट 33 ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी, और ये भी कह रहा है कि किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। ठीक, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में जो हमारा 403 टोटल सीट था, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना होगा? 1/3 मान लो 130 के आसपास होगा। ठीक, तो इसमें हमारा अभी विधान परिषद में सीट संख्या कितना है यूपी में? तो 100 है। तो यही कह रहा है कि जो ये 100 है तो 1/3 मैक्सिमम हो गया, और कम 40 से कम भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32(2) के भाग 3 में सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों को किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो हमारा अनुच्छेद 76(4) के तहत अटॉर्नी जनरल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद धारण करेंगे, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति को लगेगा कि अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी को आज हटाना है तो उस दिन हटा देंगे। ठीक, उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उनको प्रत्येक सदन से 2/3 बहुमत से पारित करके तब हटाया जाता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है उनको ऐसे ही हटाया जा सकता है। अब राज्यसभा और उनके निर्वाचित कितने हैं, तो जो राज्य हैं ये जो विधानसभा के विधान परिषद की सीटों के बारे में है। तो पहले तो कितने राज्य में विधान परिषद है? द्विसदनात्मक है, यानी कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद है। तो एक आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवा तेलंगाना और छठवां यूपी। मतलब 6 राज्य अभी है जिसमें 2 सदनात्मक व्यवस्था है। तो आंध्र प्रदेश में टोटल कितने हैं विधान परिषद की संख्या? 58 है। ठीक, आंध्र प्रदेश में 1958 से 1985 तक चला, फिर बीच में बंद हो गया, फिर 2007 से शुरू हुआ है। और बिहार में टोटल 75 है। ठीक, ये 1912 से ही चल रहा है, और 75 हैं किसमें? कर्नाटका में। और महाराष्ट्र में कितना है? 78 है। ठीक, तो 75 और 75 कर्नाटका में है, 78 महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में 40 से कम नहीं होना चाहिए।
तो ये भी ठीक है। ठीक, और मैक्सिमम 1/3 यानी कि 100 यूपी में है। यूपी में कब से शुरू हुआ था ये? 29 जुलाई 1937 को प्रथम विधान परिषद की बैठक हुई थी। तो इस तरह से विधान जो परिषद की संख्या क्या है तो इसमें दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का पीटी। राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अभी जो चंद्रबाबू नायडू इसके सीएम है आंध्र प्रदेश के, तो 1982 में बनी थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी, और सीपीआई 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में बनी थी एम.एन. रॉय के सहयोग से। और सीपीआई मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी लोग थे, ये 1964 में बनाया अपना। ठीक, तो सीपीआई एम जो है नया है, जैसे न्यू एन होता है तो सीपीआई एम नया है। ठीक, जेडीयू बना था 2003 में, आरजेडी बना था 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 151 में सीएजी 3 ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। कौन कौन से? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक, अब तीनों रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करता है कि दोनों सदनों में बारी बारी से रखवाता है। ठीक, अब क्या होता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है अब एग्जामिन करती है, जो राष्ट्रपति जो सदन में रखवाए जो रिपोर्ट था उसको ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये क्या करती है, एग्जामिन करती है, और संसद को इस रिपोर्ट के बारे में अवगत कराती है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक, तब जाके पब्लिक में सब पता लगता है कि जो ऑडिट है वो सही है कि नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जान लें कुछ। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में बनी थी। ठीक, इसमें टोटल सदस्य लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 यानी कि टोटल 22 हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है ये भी एग्जामिन करती है सीएजी रिपोर्ट को। किस पे? सीएजी रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग पे खर्च हो रहे हैं उसकी जो जांच कौन करेगा, एग्जामिन कौन करेगा? तो पब्लिक अंडरटेकिंग। जो हमारा ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कब बनी थी? तो 1964 में बनी थी, श्री कृष्ण मेनन कमेटी के अनुशंसा पर। ठीक, इसके चेयरमैन लोकसभा से केवल होते हैं। ठीक, 15/7/22 इसमें भी वैसे ही सेम। तो यानी कि जो हमारा सीएजी का जो 3 ऑडिट रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखता है, और फिर दोनों सदनों में जाने के बाद अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पीएसी इसकी एग्जामिन करती है, साथ में कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग भी इसका एग्जामिन करती है, यानी कि दोनों कमेटी एग्जामिन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन 1992 भारत का स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ये प्रभावी कब हुई? 24 अप्रैल 1993 से। प्रथम राज्य 73वां संविधान संशोधन करने वाला था, अपनाने वाला मध्य प्रदेश था। और पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो पंचायती राज हमारा शुरू हुआ था 1958 में हुआ था। कहाँ पे? नागौर। नागौर कहाँ था? राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में पंचायत एक्सटेंशन टू एरियाज कानून कब पारित हुआ, यानी कि पेशा एक्ट कब पारित हुआ? तो 1996 में हुआ। तो पेशा एक्ट अभी कुल 8 राज्यों में इस पेशा एक्ट को अपने यहाँ अनुसूचित किया है, अधिसूचित किया है, यानी कि अपने राज्यों जो 8 राज्य हैं उन्हीं में पेशा एक्ट लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया, यानी कि एनसीआर कब बनाते? ये 1992 में बना। कौन? 69th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा। तो स्मारकों और स्थानों की रक्षा जो राष्ट्रीय महत्व के हैं डीपीएसपी के अनुच्छेद 49 में वर्णन किया गया है कि आपको भी जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, जो हमारे कुतुब मीनार हो गए, ताजमहल हो गए, तो इनका हमें जो रक्षा करना है डीपीएसपी में दिया गया है 49 अनुच्छेद में। ठीक, प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी, और जो अंतरिम सरकार कार्य करना शुरू किया था 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड यूनियन और किस पार्टी से संबंध है? तो भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय जनता पार्टी है, मतलब इसमें भी भारतीय है, तो भारतीय मजदूर संघ बीजेपी। ठीक, अब इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कांग्रेस इसमें भी है तो कांग्रेस की है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की है, तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन किससे है? रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ऑल इंडिया में ये कम्युनिस्ट, ठीक है, जो 1925 में स्थापना हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये CPIM मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैचिंग में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी। अखिल भारतीय, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय है तो भारतीय इसमें, ठीक। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन CPIM, ठीक, ये ऑल इंडिया वाले थे उसमें भी, तो इसमें भी ऑल इंडिया वाले हैं तो CPIM। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें हो गया है तो CPIM, ठीक है। अब CPIM जो है ट्रिबल स्टूडेंट यूनियन भी चलाते हैं, कौन सा, तो दो हैं इनका, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ट्रिबल स्टूडेंट यूनियन, ठीक। और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस का है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, इंडिया गठबंधन कांग्रेस, ठीक। तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट में इंडिया है तो लास्ट में ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए थे तो ये कांग्रेस से है, ठीक। अब पहले ऑल इंडिया लग रहा है मैंने, CPIM ऑल इंडिया में है, ठीक। तो इस तरह से ये होगा मैचिंग में। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 87(1) में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत पहले सत्र प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं और सदन को उसके आह्वान के कारणों का भी अवगत कराते हैं कि हम किस लिए एक साथ संबोधित कर रहे हैं दोनों सदनों को, ठीक। तो इसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 87(1) में किया गया है। जैसे अभी आम चुनाव हुए तो अभी जो हमारा जुलाई में जो भी बजट सेशन शुरू हुआ था तो उसमें पहले दिन राष्ट्रपति संबोधित किए थे, ठीक, दोनों सदनों को। अब फिर क्या होगा कि अब फरवरी में जो हमारा बजट पेश होगा 1 फरवरी को, उस दिन यानी कि वर्ष का शुरुआती दौर में जो पहला सत्र तो वही होगा फरवरी में ही, तो बजट सत्र जो होता है तो उसको भी ये दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, ठीक है। ये संयुक्त तो जो है वो नहीं है बैठक, जो 108 के दौरान संयुक्त अधिवेशन वो नहीं है, केवल ये संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 75(3), जो 75(3) है के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद यानी कि यही लोग चुनाव जीत कर आते हैं जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो ये किसके प्रति होंगे उत्तरदायी, तो लोकसभा के प्रति। अगर कोई मंत्री राज्यसभा से भी है तो भी मंत्रिपरिषद मतलब राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो या कहीं से भी ना हो, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो लोकसभा के प्रति। संसद के प्रक्रिया नियम में शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया है, जो भी संसद अपना प्रक्रिया का नियम बनाया है उसमें इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके इसलिए होता है तो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए ये होता है। राज्यसभा में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, लोकसभा में जो 12 बजे से 1 बजे तक ये जनरली होता है। पंचायत को संवैधानिक स्थिति की सिफारिश किसने की थी, तो LM सिंघवी कमेटी ने 1946 में ये कहा था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए तो और ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक। प्रथम बार संसद में प्रस्तुत 1989 में जो पंचायती राज अधिनियम प्रस्तुत हुआ था तो वो किस बिल के अंतर्गत हुआ था, तो 64वां संविधान संशोधन बिल में प्रस्तुत हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि राज्यसभा में वो पारित नहीं हो सका, ठीक। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, और ये प्रभावी कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। और 74वां संविधान संशोधन ये प्रभावी हुआ 1 जून 1993, यानी कि जो भी हमारे जो नगर पंचायत वगैरह हैं वो उसके लिए जो बना था 74वां संविधान संशोधन वो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। और जो पेशा एक्ट 1996 में बना था वो 24 दिसंबर 96 से प्रभावी हुआ। तो ये प्रभावी की तारीख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग या समिति जो है सिफारिश की अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की, तो सरकारी आयोग था 1983 में बना था। तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 263 के तहत मई 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ये अंतर्राज्यीय परिषद की इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं के सुधार हेतु PC होता समिति किस वर्ष गठन किया गया, तो 3 फरवरी 2004 को गठन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है तो उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, हाई कोर्ट भी नहीं, तो ये राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाने का सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 317(3) में इसका उल्लेख है, मिसबिहेवियर का आधार पर। भारत की पहला मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थी, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी फीमेल वो रमा देवी थी। ये कब बनी थी, तो BS रमा देवी बनी थी 26 नवंबर 1990 और 11 दिसंबर 1990, बहुत कम दिनों के लिए बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा, तो S राधाकृष्णन ने कहे थे। नेक्स्ट है घटना और
जो है कालक्रम। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस हुआ था 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1971 में। केशवानंद भारती केस 73 में। 42वां संविधान संशोधन 76 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शस्त्र अधिनियम ये लिटन के काम आया था काल में 1878 में। ठीक है। और शाही पद अधिनियम ये 1876 में। और प्रेस पे भी वो लगाया था सेंसर, तो वो भी 1878 में लगाया था लिटन। ठीक। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। ठीक। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में। इसमें 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो हाई कोर्ट है हमारा इलाहाबाद का नहीं सॉरी कलकत्ता के बाद हमारा हुआ था मद्रास और मुंबई CMM। ठीक। तो ये 1862 में इन तीनों हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में। ठीक। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये बाद में इसका स्थापना हुआ था। तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक प्रस्ताव है जो संतनाम कमेटी के सिफारिश पर ये जो है प्रस्ताव 1964 में स्थापित किया गया था CBC को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। इसको कोई ना अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया और ना ही कोई जो विशेष कोई इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो ये बस एक प्रस्ताव आया था संतनाम कमेटी का, तो 1964 में इसको CBC केंद्र सरकार ने स्थापना कर दी थी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो 12 से कम नहीं होगी। जो केंद्र शासित प्रदेश में 10% से ज़्यादा नहीं होगी। राज्यों में और केंद्र सरकार जो भी यूनियन गवर्नमेंट है उसमें भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित टोटल जो सीट है उसका 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो राज्य में 12 से कम भी नहीं और केंद्र शासित जैसे दिल्ली है 10%, 70 सीट है, तो मुख्यमंत्री और सभी मंत्री मिलाकर कितने हैं? मात्र 7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76(4) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि इसकी जो भी पारिश्रमिक है, जो भी पैसे उनको दिया जाता है, वो कौन निर्धारण करता है? तो वो राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। ठीक है। न कि पार्लियामेंट निर्धारण नहीं करता है। राष्ट्रपति को रखना है पर प्रसाद पर्यंत, यानी कि हमको राष्ट्रपति का 1 साल 2 साल के लिए रखना है तो वही देखेगा। अब कहाँ पार्लियामेंट के चक्कर में पड़ेगा। ठीक है। तो ये भारत के महान्यायवादी को पारिश्रमिक निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे और उनके ही प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो संयुक्त बैठक का तो प्रावधान है 108 में। ठीक। और जो 118 आर्टिकल है तो उसके तहत स्पीकर जो होता है लोकसभा का वो अध्यक्षता करेगा। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन भी है क्या कि इसमें ये नहीं कर सकते हैं संयुक्त बैठक। तो अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक में भी संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, संविधान संशोधन में भी नहीं कर सकता और न ही विनियोग विधेयक में भी नहीं कर सकते। तो ज्वाइंट सेशन पॉसिबल नहीं है, न धन विधेयक के लिए, न संविधान संशोधन विधेयक के लिए, न विनियोग विधेयक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा महाभियोग है कैसे हटाना है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख 67 में ख में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है उनको कैसे हटाया जाए। ठीक। स्पीकर को हटाना है तो अनुच्छेद 94 में इसका उल्लेख है। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो उसका भी उल्लेख है अनुच्छेद 90 में। तो ये मैचिंग में आया था क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति 61, उपराष्ट्रपति 67 ख और स्पीकर को 94 और राज्यसभा उपसभापति को 90। नेक्स्ट 2019 का है, किसने कहा था भारत एक संघात्मक राज्य है? क्वासी फेडरल है, तो केसी वीयर ने कहे थे। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है। और कोई भी केंद्रीय कानून है, ठीक, तो केंद्रीय कानून की जो संवैधानिक वैधता है उसकी जाँच सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और राज्यों के हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक। तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय करेंगे वो आर्टिकल जो है 131A के तहत करेंगे और 226A और 226 के तहत हाई कोर्ट करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा तो 131A के तहत और हाई कोर्ट 226A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 2010 से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज प्रभावी हुआ, तो 24 अप्रैल को 2010 में इस दिन से मनाना शुरू किया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित किया गया?
तो एक अकाउंटिंग होती है, मतलब उसमें टाइप करना होगा कि कितना किस में डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा आ रहा है, ठीक। एक ऑडिटिंग है कि कितना पैसा गया, वो सही गया है कि नहीं गया है। तो जो सीएजी था वो दोनों काम करता था, लेकिन 1976 से सिर्फ ऑडिटिंग के काम कर रहा है सीएजी, ठीक। और जो अकाउंटिंग का काम कौन कर रहा है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज कर रहा है 1976 से, ठीक। अब सिर्फ सीएजी ऑडिटिंग 1976 से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, ठीक। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में कौन सत्य है, तो 1977 में अस्तित्व में आया, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय 1977 से अस्तित्व में आया, लेकिन 1947 से 77 तक प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री पीएम सेक्रेटरीट कहते थे, लेकिन पीएम ऑफिस हो गया 1977 से, ठीक। अब पीएमओ का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है, जो पीएम ऑफिस का सर्वोच्च अधिकारी प्रधान सचिव होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग में आया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये हिंदी में लिख दिया था इसे, टू, जैसे ये लिखा गया ना टू बी सर्टिफाइड, तो इस तरह से वो भी लिखा था। तो इस तरह से इंग्लिश वाला भी हमको याद करना पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसको हबास कॉर्पस भी बोलते हैं। परमादेश को मैंडमनस बोलते हैं, इसका वी कमांड, इसका अर्थ होता है, ये मीनिंग, ठीक है। ये मीनिंग किस में है, तो ये मीनिंग है हमारा लैटिन वर्ड में, ये सब लैटिन वर्ड है। प्रोविज़न, तो इसका अर्थ है टू फॉरबिड। उत्प्रेरण, रीट सर्सुररी का है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक। अधिकार परीक्षा क्या है, कु वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान स्थित है। भारतीय भाषाओं केंद्रीय संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ है, तो मैसूर में। कब बनाया था, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर, पूरा एकदम साउथ में, ठीक। अब 2008 का नेक्स्ट वीडियो से 2018 का नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, जो पीटी में आए हुए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बाकी जो है इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेंगे। और अच्छा लगा हो तो ट्रू विक्ट्री मार्क जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।